Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, SPC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के ABST के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में। इससे संबंधित वीडियोस मैंने आपको पहले भी भेजे हैं और आज ये मेरा वीडियो है जो कि अनुलाभों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ प्रिकोसाइड्स। सर्वप्रथम अपने को ये मालूम होना चाहिए कि अनुलाभ होते क्या हैं। तो अनुलाभ वो होता है जो नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं या अनुलाभों कुछ को छोड़कर का मूल्य सामान्यतः उस सुविधा का की वास्तविक राशि के बराबर होगा। यदि ऐसी सुविधा का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं हो तो इसका मूल्य उस राशि के बराबर होगा जिस राशि का भुगतान कर्मचारी ऐसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए बाह्य संस्थान को करता है। उदाहरण के लिए ये मान लें कि नियोक्ता ने कर्मचारी को एक रसोइया की सुविधा प्रदान की। इस रसोइया को नियोक्ता इस कार्य के लिए 1200 रुपये प्रतिमाह देता है तो कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य 1200 रुपये प्रतिमाह ही होगा। किंतु नियोक्ता अपने एक सामान्य कर्मचारी के कार्य के दौरान बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के कर्मचारी के घर खाना बनाने भेजता है तो कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जिसे वह स्वयं ऐसे रसोइयों को नियुक्त करने पर देता। कि 1200 रुपये अगर एक व्यक्ति कोई कुक भेजा और उसको 1200 रुपये प्रतिमाह देता है तो उस सुविधा का मूल्य 1200 रुपये हो गया। लेकिन अगर सामान्य कर्मचारी को कार्य के दौरान बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रम के कर्मचारी को घर खाना बनाने भेजता है तो कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो वह उस रसोइयों को नियुक्त करने पर भुगतान कर देता। वर्तमान में कुछ अनुलाभों का मूल्यांकन नए नियम 3 से किया जाता है। नए नियम 3 के अनुसार विभिन्न सुविधाओं का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। तो आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे किराया मुक्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन। तो किराया मुक्त रहने के मकान सुविधा का मूल्यांकन कहने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स एक्ट में उसका सुविधा का मूल्यांकन कैसे निकालेंगे अगर फ्री में रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई हो या तो इसमें वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को कोई मकान या उसका कोई भाग या फ्लैट, होटल, अतिथि गृह, मोटल आदि में रहने की सुविधा प्रदान की है तो यह सुविधा एक अनुलाभ होगी। ठीक है। मकान की सुविधा दो प्रकार से हो सकती है, असुसज्जित अनफर्निश्ड और सुसज्जित फर्निश्ड। यदि मकान के साथ फर्नीचर एवं घरेलू उपकरण, टीवी और गीजर आदि भी प्रदान किए हैं तो ऐसी सुविधा सुसज्जित मकान की सुविधा कहलाती है तथा बिना फर्नीचर और घरेलू उपकरण के सुविधा प्रदान की जाए तो इसे असुसज्जित मकान की सुविधा कहते हैं। मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए कर्मचारी को निम्न दो वर्गों में बांट सकते हैं अपन, और इनकम टैक्स एक्ट में भी इसको दो भागों में बांट रखा है। पहला है सरकारी कर्मचारी। इसे केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें उन कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें मूलतः केंद्रीय या राज्य सरकार के नियुक्त किया जाता है किंतु उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ऑन डेपुटेशन किसी अन्य संस्था में जिस पर सरकार का नियंत्रण प्रदान की जाती है। सरकारी कर्मचारी वो की श्रेणी में विदेशी सरकार और स्थानीय सत्ता वैधानिक निगम के कर्मचारी सम्मिलित नहीं किए जाते। और दूसरा होता है अन्य कर्मचारी के लिए। अब बात करते हैं अपन सरकारी कर्मचारी को, अगर मान लो सपोज कीजिए असुसज्जित मकान का मूल्यांकन असुसज्जित मकान का मूल्यांकन
अगर सरकारी कर्मचारी हो और उसको असुसज्जित मकान की सुविधा दे रखी है तो उसका मूल्यांकन अपन किस प्रकार से किया जाएगा? तो सरकारी कर्मचारी को प्रदान असुसज्जित आवास सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इस सुविधा के लिए सरकारी नियमों में वर्णित है। सरकारी नियमों में वर्णित जो राशि है वही राशि इसका मूल्य होगी। यह वह राशि होती है जो कर्मचारी से मकान निःशुल्क न देने पर वसूल की जाती है। अगर सपोज करो उसको निःशुल्क नहीं दी जाती तब कितनी राशि वसूल करते हैं, वो इस सुविधा का मूल्य होती है। यदि सरकारी कर्मचारी से सरकार ने मकान किराए के रूप में कोई राशि वसूल कर ली है तो उक्त राशि में से घटा दिया जाएगा और शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। दूसरी स्थिति होती है सुसज्जित मकान का मूल्यांकन। सुसज्जित मकान का मूल्यांकन, यदि मकान के साथ कर्मचारी को फर्नीचर, घरेलू उपकरण आदि भी प्रदान किए जाते हैं तो उक्त एक के अंतर्गत ज्ञात की गई राशि में निम्न राशि जोड़ दी जाती है। कौन सी राशि जोड़ेंगे? अगर मान लो सपोज कीजिए कि फर्नीचर और घरेलू उपकरण जिसका स्वामी नियोक्ता है तो उस फर्नीचर के मूल्य का 10% उसमें जोड़ देंगे। और अगर सपोज कीजिए फर्नीचर व घरेलू उपकरण जिसका स्वामी नियोक्ता नहीं है, अर्थात नियोक्ता ने जिन्हें किराए पर लिया है उनके लिए नियोक्ता ने जो किराया चुकाया है वो हो जाएगा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से उक्त फर्नीचर और घरेलू उपकरणों के लिए कोई राशि वसूल की है तो उसे उक्त राशि में से कम कर दिया जाएगा। अब दूसरी स्थिति आती है अन्य कर्मचारी को उपलब्ध मकान सुविधा का मूल्यांकन। अन्य कर्मचारी जो राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं हो, केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं हो, तो उन्हें अन्य कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसके लिए असुसज्जित मकान का मूल्यांकन, इसके लिए जो कर्मचारी ए श्रेणी में नहीं आएगा, पहले वाली सरकारी नहीं है, तो वो इसमें शामिल करेंगे। अब असुसज्जित मकान का मूल्यांकन, इसमें दो स्थितियां हो सकती है, यदि मकान का स्वामी नियोक्ता हो और दूसरी यदि स्वामी नियोक्ता नहीं हो। तो अगर मकान का स्वामी नियोक्ता हो तो असुसज्जित मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार से निकालेंगे। कैसे? मकान 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी जगह स्थित है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, मकान ऐसी जगह स्थित है जहां की आबादी 10 लाख से कम है तो वहां मकान सुविधा का मूल्य कर्मचारी से संबंधित अवधि के वेतन का 7.5% के बराबर होगा। दूसरी स्थिति, अगर मकान 2001 की जनगणना के अनुसार मकान 10 लाख से अधिक किंतु 25 लाख से अधिक नहीं, तो मकान सुविधा का मूल्य कर्मचारी से संबंधित अवधि के वेतन के 10%। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार मकान ऐसी जगह स्थित है जहां 25 लाख से अधिक हो, जनसंख्या अधिक हो, तो इस सुविधा का मूल्य कर्मचारी के संबंधित अवधि के वेतन के 10% के बराबर 15% के बराबर होगा। मकान 2001 की जनगणना के अनुसार अगर सपोज कि ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है तो उसके संबंधित अवधि का वेतन का 7.5%, और अगर 2001 की जनगणना के अनुसार वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख से कम है तो संबंधित अवधि के वेतन के 10% के बराबर होगा। और 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी जगह स्थित है जहाँ 25 लाख से अधिक हो तो सुविधा का मूल्य कर्मचारी को 15% के बराबर होगा। 7.5, 10 लाख, 7.5, 10 और 15 लाख। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार अगर 10 लाख से कम है तो 7.5% उसके वेतन का, और अगर 10 लाख से अधिक और 25 लाख तक है तो उसके वेतन का 10%, और अगर 25 लाख से अधिक है तो उसके वेतन का कितना लेंगे? 15% लेंगे। ठीक है, अब दूसरी स्थिति होती है यदि मकान स्वामी नियोक्ता नहीं है। अगर वो स्वामी नियोक्ता नहीं है तो कर्मचारी को उपलब्ध मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तो अर्थात
नियुक्त करने से किराए पर या पट्टे पर लेकर कर्मचारी को रहने के लिए दिया है तो मकान सुविधा का मूल्य निम्न में से जो राशि कम होगा उसके संबंधित अवधि के वेतन का 15% और नियोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली किराए की राशि, जो नियोक्ता किराए चुकाता वो राशि और संबंधित अवधि के वेतन का 15%, दोनों में से जो कम होगा वो सुविधा का मूल्य होगा। अब बात करते हैं अपन सुसज्जित मकान का मूल्यांकन। सुसज्जित मकान, यदि कर्मचारी का मकान फर्नीचर और घरेलू उपकरणों से सुसज्जित दिया है तो उपरोक्त प्रकार से ज्ञात असुसज्जित, जो असुसज्जित ज्ञात किया उसमें फर्नीचर और घरेलू उपकरण जिनका स्वामी नियोक्ता है की लागत के 10% वार्षिक है, 10% जोड़ देंगे। और अगर वो किराए पर ले रखा है फर्नीचर और घरेलू उपकरण जिन नियोक्ता ने किराए पर ले रखा है तो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराए की राशि से जोड़ देंगे। रियायती दर पर और सुसज्जित असुसज्जित मकान की सुविधा, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से मकान के लिए अथवा फर्नीचर के और घरेलू उपकरणों के लिए अथवा दोनों के लिए कोई राशि वसूल की है तो उक्त राशि इसमें से लेस कर देंगे। अब सबसे जो बात बोली है संबंधित अवधि, तो संबंधित अवधि से क्या तात्पर्य रहेगा? जिस अवधि हेतु मकान की सुविधा प्रदान की गई है तो वो तो होगी संबंधित अवधि। दूसरा है वेतन। वेतन से आज से क्या क्या होगा? मकान सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन में निम्न राशियां सम्मिलित करेंगे। कौन कौन सी शामिल करेंगे? मूल वेतन, बोनस, कमीशन, महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभों और भविष्य निधि पेंशन ग्रेजुएटी में सम्मिलित किया जाता है। अन्य सभी कर योग्य भत्ते, जो टैक्सेबल भत्ते हैं वो सभी जोड़ेंगे। अंशतः कर योग्य भत्तों का कर योग्य भाग और जो टैक्सेबल पार्ट है वो भी जोड़ेंगे और टैक्सेबल भत्ते हैं वो भी इसमें जोड़ेंगे। अन्य कोई मौद्रिक प्राप्ति जो कर योग्य हो, पूर्व नियोक्ता से प्राप्त मासिक पेंशन, चालू वर्ष में प्राप्त जैसे अर्जित अवकाश का वेतन को जोड़ेंगे। यदि कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त करता है तो संबंधित अवधि में सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन के सम्मिलित किया जाएगा। अगर 2-4 नियोक्ताओं के यहाँ काम करता है तो सभी नियोक्ताओं से मिलने वाले राशि उसमें वेतन में जोड़ेंगे, चाहे मकान की सुविधा कोई एक्स दे या वाई दे या जेड दे। मकान की सुविधा का मूल्यांकन में वेतन दे आधार पर सम्मिलित किया जाता है। दे पिछली अवधि का बकाया वेतन, अग्रिम वेतन तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। भारत के बाहर उपार्जित वेतन भी सम्मिलित किया जाता है। और ये बात ध्यान रखना कि यदि प्रश्न में उचित किराया दिया है तो मकान स्वामी नियोक्ता का होगा और वास्तविक किराया दिया गया है तो मकान किराया पर लिया हुआ माना जाएगा। यदि प्रश्न में उचित किराया दिया गया कि उचित किराया दिया गया तो इसका मतलब होगा मकान का स्वामी नियोक्ता होगा और वास्तविक किराया दिया गया है तो मकान किराए पर लिया गया माना जाएगा। वेतन में निम्नलिखित आय सम्मिलित नहीं करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आय सम्मिलित नहीं करेंगे। ये प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के वेतन के 12% से अधिक कर योग्य अंशदान और प्रमाणित भविष्य निधि में 9.5% से अधिक पर दिया गया ब्याज। 9.5% जो ब्याज अपन जोड़ते हैं वो भी नहीं जोड़ेंगे और 12% से अधिक कोई अंशदान किया है तो वो भी नहीं जोड़ेंगे नियोक्ता द्वारा। सभी प्रकार के अनुलाभों को कर योग्य मूल्यांकन, सभी प्रकार के अनुलाभों का कर योग्य मूल्यांकन, कर मुक्त भत्ते और भत्तों का कर मुक्त भाग, वेतन से ऐसे संबंधित अवधि के वेतन से या पूर्व अवधि के आधार पर ज्ञात की गई ग्रेजुएटी पेंशन की एक मुश्त राशि, क्षतिपूर्ति, अर्जित अवकाश की सेवा मुक्ति पर प्राप्त एक मुश्त राशि वेतन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगी, यद्यपि यह मौद्रिक रूप से प्राप्त कर योग्य राशि होती है। अब अपन बात करेंगे कर मुक्त आवास की सुविधा, एग्जम्प्टेड अकोमोडेशन फैसिलिटी। निम्न परिस्थितियों में नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई आवासीय सुविधा पूर्णतः कर योग्य होगी। कर मुक्त आवास की सुविधा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेता एवं संसद के अधिकारियों को प्रदान की गई सुविधा। यदि मकान दूर दराज के क्षेत्रों में है, इंटीरियर में, रिमोट एरियाज में, जो शहर से कम 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी जनसंख्या गत वर्ष के 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, में उपलब्ध कराया गया है तथा कर्मचारी निम्न स्थानों पर नियुक्त है तो ऐसी आवास सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। खनिज स्थान, समुद्र तल, तेल
समुद्र पर तेल खोजी स्थान, परियोजना क्रियान्वित करने के स्थान पर प्रोजेक्ट साइट्स, बांध स्थान और शक्ति निर्माण स्थल। यदि कर्मचारी का स्थानांतरण होने पर उसे नई नियुक्ति के स्थान पर आवास सुविधा दी गई है, वह उसने अपनी पहली आवास सुविधा भी रखी है, तो ऐसी दशा में 90 दिन तक दोनों में से केवल एक आवास की सुविधा कर योग्य होगी जिसका मूल्यांकित राशि कम हो। परंतु यदि कर्मचारी 90 दिनों की पश्चात भी पहले आवास खाली नहीं करता तो 90 दिन के बाद दोनों आवास कर योग्य होंगे। होटल में रहने की सुविधा, अकोमोडेशन इन होटल। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी सरकारी तथा गैर सरकारी को आवास सुविधा होटल में उपलब्ध कराई जाती है तो सुविधा का मूल्य निम्न में से जो राशि कम होगी के बराबर होगा। संबंधित अवधि के वेतन का 24% और नियोक्ता द्वारा होटल को दी गई या देय राशि। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो इस राशि को उक्त कर योग्य राशि में से कम कर दिया जाएगा तथा शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। अपवाद, यदि कर्मचारी के स्थानांतरण पर होटल में रहने की सुविधा प्रदान की गई तो ऐसी होटल की सुविधा 15 दिनों तक कर मुक्त होगी। इसके पश्चात सुविधा उक्त नियमानुसार कर योग्य होगी। होटल, मोटल, अतिथि गृह आदि सम्मिलित है। इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त। थैंक यू।